अच्छा, कभी ऐसे राज्य की कल्पना की है जहां जहां दिन को रात माना जाता हो और रात को दिन, और जहां हर चीज की कीमत, मतलब चाहे 1 किलो चावल हो या 1 दर्जन केले, बस 1 रुपया हो। सुनने में तो ये किसी बच्चे की कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन इसमें एक बहुत गहरा आर्थिक और सामाजिक व्यंग्य छिपा है। बिल्कुल। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां मेहनत का, सामान का, कौशल का कोई अलग अलग मूल्य ही ना हो, वो व्यवस्था तो टिक ही नहीं सकती। ये तो अराजकता को खुला न्योता देने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कन्नड़ लोक कथा मूर्खों के राज्य में या इन द किंगडम ऑफ फूल्स की परतों को खोलेंगे। और साथ ही हम उस असाधारण विद्वान, कवि और अनुवादक ए.के. रामानुजन के बारे में भी जानेंगे, जिन्होंने इस जैसी न जाने कितनी कहानियों को हम तक पहुंचाया। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि ये कहानी शासन, न्याय और लालच के बारे में क्या कहती है। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे रामानुजन का काम, जो इन लोक कथाओं को सहेजने पर केंद्रित था, वो खुद एक बौद्धिक विवाद का केंद्र बन गया। तो चलिए सबसे पहले उस शख्स के बारे में जानते हैं जिनकी वजह से ये चर्चा हो रही है, ए.के. रामानुजन। हाँ। ये सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक पूरी संस्था थे। कवि, भाषाविद, लोक कथाकार, अनुवादक क्या नहीं थे। उनका काम बहुत बहुत विशाल था। सोचिए, एक व्यक्ति 5 भाषाओं, अंग्रेजी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और संस्कृत में काम कर रहा है। 5 भाषाएं? जी। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई अध्ययन कार्यक्रम की नींव रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा। उनके काम का महत्व आप इसी से समझ सकते हैं कि उन्हें 1976 में पद्मश्री मिला। फिर 1983 में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फेलोशिप में से एक, मैकार्थर जीनियस ग्रांट, और 1999 में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उन्हीं की सहेजी हुई कहानियों में से एक है मूर्खों के राज्य में। तो चलिए अब उस अजीब दुनिया में चलते हैं। हाँ। एक राजा और उसका मंत्री, दोनों ही कह सकते हैं कि ज्यादा समझदार नहीं थे। कह सकते हैं। उन्होंने फैसला किया कि उनका राज सबसे अलग होगा। तो पहला आदेश आया, आज से सब दिन में सोएंगे और रात में काम करेंगे। और जो नहीं मानेगा उसे मौत की सजा मिलेगी। और दूसरा, उससे भी ज्यादा बेतुका आदेश आया कि बाजार में हर चीज, छोटी हो या बड़ी, की कीमत एक ही होगी, 1 डुड्डू, यानी 1 रुपया। हाँ, 1 रुपया। अब चाहे आप चावल का बोरा खरीदें या केले का गुच्छा, दाम बस 1 डुड्डू। इसी अनोखे राज्य में एक दिन एक बुद्धिमान गुरु अपने शिष्य के साथ पहुंचे। दिन का वक्त था, पर चारों तरफ सन्नाटा। सब सो रहे थे। हाँ, लोग सो रहे थे, जानवर तक सो रहे थे। जैसे ही शाम हुई, पूरा शहर जाग गया और बाजार में रौनक आ गई। हाँ, और जब वे बाजार गए और देखा कि हर चीज 1 रुपए में मिल रही है, तो शिष्य की तो आंखें चमक उठी। जाहिर है, आखिरकार पेट भर खाना इतने सस्ते में। बिल्कुल। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन गुरु की नजर सिर्फ सस्ते खाने पर नहीं थी। वो उस व्यवस्था के पीछे छिपे खतरे को देख रहे थे। सही है। एक अनुभवी व्यक्ति जानता है कि जो चीज जो सच होने के लिए बहुत अच्छी लगे, वो अक्सर खतरनाक होती है। उन्होंने तुरंत भांप लिया कि ये मूर्खों का राज्य है और यहाँ के नियम कभी भी किसी की जान ले सकते हैं। तो गुरु ने शिष्य को समझाने की बहुत कोशिश की, देखो ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन शिष्य पर तो सस्ते घी, केले और चावल का नशा चढ़ चुका था। उसने साफ मना कर दिया। गुरु बेचारे अकेले ही चले गए और शिष्य वहीं रुक गया। उसने रोज जी भर कर खाया और जैसा कि कहानी में लिखा है, एक सड़क छाप सांड की तरह मोटा हो गया। बिल्कुल। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से ये सिर्फ एक मजाकिया लोक कथा नहीं रहती, बल्कि न्याय और शासन पर एक तीखी टिप्पणी बन जाती है। हाँ, तो हुआ ये कि एक रात एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर में सेंध लगा रहा था। उसने दीवार में सुराख तो कर लिया, पर जैसे ही वो अंदर घुसा, पुरानी और कमजोर दीवार उस पर गिर गई और वो वहीं ढेर हो गया। अच्छा। अब चोर का भाई भागा भागा राजा के पास पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। कहने लगा, महाराज, मेरा भाई तो अपना पुश्तैनी काम कर रहा था, उस व्यापारी की वजह से मरा है। मतलब चोरी करना पुश्तैनी काम है? हाँ, उसने इतनी कमजोर दीवार बनवाई, मुझे इंसाफ चाहिए। और अब देखिए न्याय का तमाशा कैसे शुरू होता है। राजा ने तुरंत व्यापारी को बुलवा लिया। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, दीवार तो मैंने बनाई ही नहीं, गलती तो उस राजमिस्त्री की है। तो राजमिस्त्री को पेश किया गया। बिल्कुल। राजमिस्त्री ने अपनी सफाई में कहा, हाँ,
दीवार बनाते वक्त मेरा ध्यान भटक गया था। एक नर्तकी पायल छनकाती हुई दिन भर सड़क पर इधर उधर आ जा रही थी, तो मैं ध्यान नहीं लगा पाया। तो अब नर्तकी को बुलाया गया? हाँ, उसने कहा, महाराज मुझे एक सुनार को अपने गहने बनाने के लिए दिए थे और वो आलसी मुझे बार बार टरका रहा था, इसीलिए मुझे उसके घर के चक्कर काटने पड़ रहे थे। यहाँ एक पल रुककर सोचते हैं, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आज की दुनिया में भी दिखता है। सही कहा। जहाँ किसी जटिल समस्या का हल खोजने के बजाय मीडिया या राजनीति में अक्सर किसी एक को बलि का बकरा बना दिया जाता है। हाँ। असल मुद्दा पीछे छूट जाता है। बिल्कुल। और पूरा ध्यान इस पर चला जाता है कि सजा किससे दी जाए। तो अब बेचारे सुनार की बारी आई। उसने कहा, मैं इसके गहने इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि मुझे इसी अमीर व्यापारी के घर से शादी का ऑर्डर मिला हुआ था। हाँ। और वे लोग मुझ पर जल्दी करने का दबाव डाल रहे थे। और बात घूम फिर कर वापस उसी व्यापारी पर आ गई। और अब राजा का फैसला सुनिए, जो मूर्खता के तर्क का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बताइए। राजा ने कहा, अपराधी तो ये व्यापारी ही है। माना कि ऑर्डर इसके पिता ने दिया था, लेकिन पिता की सारी दौलत तो इसी को मिली है ना, तो उनके पाप भी तो इसी को विरासत में मिलेंगे। क्या मतलब पाप भी विरासत में ट्रांसफर हो रहे हैं? जी हाँ। खैर, फांसी का फंदा तैयार हुआ, लेकिन एक और समस्या आ गई। क्या? व्यापारी इतना दुबला पतला था कि फंदा उसके गले में फिट ही नहीं हुआ। अच्छा। अब राजा को चिंता हुई। उसने आदेश दिया, न्याय तो होकर रहेगा, जाओ शहर में किसी ऐसे मोटे आदमी को ढूंढ कर लाओ जो इस फंदे में ठीक से फिट हो जाए। यहाँ न्याय पूरी तरह से तमाशा बन चुका है। अब अपराध या दोषी कौन है ये मायने ही नहीं रखता। कुछ नहीं। अब सिर्फ सजा देने की एक प्रक्रिया पूरी करनी है, चाहे वो किसी निर्दोष को ही क्यों ना मिले। ये प्रशासनिक सनक का चरम है। और जाहिर है सिपाहियों को वो खा खाकर मोटा हुआ शिष्य मिल गया। अरे वो बेचारा चीखता राख, वो एक सन्यासी है, उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन सिपाहियों ने एक न सुनी। और मौत को सामने देखकर उसे अपने गुरु की बातें याद आईं। बिल्कुल, उसने आंखें बंद करके अपने गुरु को याद किया। और गुरु, जो अपनी दिव्य शक्तियों से सब देख सकते थे, वो तुरंत वहां प्रकट हो गए। हाँ, और उन्होंने शिष्य के तान में कुछ फुसफुसाया और फिर दोनों राजा के सामने एक नाटक करने लगे। कैसा नाटक? गुरु और शिष्य आपस में लड़ने लगे। गुरु कहते, पहले मुझे फांसी दो। शिष्य कहता, नहीं, पहले मुझे। ये क्या? राजा और मंत्री हैरान कि ये लोग मरने के लिए क्यों लड़ रहे हैं। राजा ने गुरु से वजह पूछी। और यहाँ गुरु की बुद्धिमानी देखिए। वो राजा के लालच और उसकी मूर्खता को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो बहस नहीं करते। नहीं, वो उसकी सोच को ही एक नया मोड़ दे देते हैं। गुरु ने राजा को बताया, महाराज हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये न्याय के देवता का फंदा है। अच्छा। ये एकदम नया है और पवित्र है। जो इस पर पहले मरेगा वो अगले जन्म में इसी देश का राजा बनकर पैदा होगा। और दूसरा? और जो दूसरे नंबर पर मरेगा वो मंत्री बनेगा। एक मिनट, क्या मतलब राजा और मंत्री ने अगले जन्म में अपनी कुर्सी बचाने के लिए खुद फांसी चढ़ना बेहतर समझा? बिल्कुल, और यही इस कहानी की खूबसूरती है। ये तो अविश्वसनीय है। ये मूर्खता को इतने चरम पर ले जाती है कि आपको हंसने पर मजबूर कर दे, लेकिन साथ ही ये सत्ता के लालच पर सबसे तीखा व्यंग्य भी है। तो राजा ने मंत्री से सलाह की और कहा कि वे अगले जन्म का राज्य किसी और को नहीं दे सकते। उसी रात दोनों चुपके से जेल गए, गुरु और शिष्य को आजाद किया और खुद उनकी जगह लेकर फांसी पर चढ़ गए। अगली सुबह जब लोगों ने अपने राजा और मंत्री को फांसी पर लटका देखा तो वे हैरान रह गए। सब ने मिलकर गुरु और शिष्य से अनुरोध किया कि वे ही उनके नए राजा और मंत्री बने। और गुरु मान गए? गुरु ने पहले तो मना किया, पर फिर मान गए और राजा बनते ही उन्होंने सबसे पहले वो सारे बेतुके कानून बदल दिए। दिन फिर से दिन बन गया और रात रात और चीजों की कीमत उनकी असलियत के हिसाब से तय होने लगी। और इस तरह राज्य में फिर से समझदारी बहाल हुई। ये कहानी बुद्धि, लालच और मूर्खता के बीच के संघर्ष को बहुत ही सरल तरीके से दिखाती है। हाँ, गुरु दूरदर्शी हैं, जबकि शिष्य सिर्फ तात्कालिक लाभ देखता है। बिल्कुल, और यही दूरदर्शिता और चीजों की गहराई में जाने की कला ए.के. रामानुजन के अपने काम में भी दिखती है। सही है। जिस तरह गुरु ने मूर्ख राजा की सोच का इस्तेमाल उसे हराने के लिए किया, उसी तरह रामानुजन कहानियों की अलग अलग परतों को समझते थे। बिल्कुल, और कहानियों की इन्हीं परतों को समझने का उनका एक प्रयास वो एक बड़े आध्यात्मिक विवाद का केंद्र बन गया।
आप उनके निबंध 300 रामायणास की बात कर रहे हैं? जी, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम स्रोतों में दी गई जानकारी को पूरे निष्पक्षता से सामने रख रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इस निबंध में रामानुजन का मूल तर्क ये था कि भारत में कोई एक असली रामायण नहीं है, बल्कि ये एक जीवित परंपरा है जिसके सैकड़ों शायद हजारों अलग अलग संस्करण मौजूद हैं, जो अलग अलग इलाकों, भाषाओं और समुदायों में सुनाए जाते हैं। बिल्कुल। उन्होंने इस निबंध में वाल्मीकि रामायण, कंबन की तमिल रामायण से लेकर जैन और बौद्ध परंपराओं में मौजूद रामायण कथाओं का भी जिक्र किया। और विवाद तब खड़ा हुआ जब उन्होंने कुछ ऐसे संस्करणों का उल्लेख किया जो आमतौर पर प्रचलित कथा से बहुत अलग थे। हाँ, जैसे कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई या जैन कथाओं में राम और सीता को भाई बहन के रूप में भी चित्रित किया गया है, जो बाद में विवाह करते हैं। बिल्कुल, रामानुजन का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। एक विद्वान के तौर पर वो तो बस ये दिखा रहे थे कि एक कहानी कैसे अलग अलग संस्कृतियों में जाकर नए रूप ले लेती है और ग्रहण कर लेती है। जी, लेकिन जब दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस निबंध को अपने इतिहास के पाठ्यक्रम में शामिल किया तो इस पर जोरदार विरोध शुरू हो गया। कुछ हिंदू समूहों और छात्र संगठन ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस पर आपत्ति जताई। हाँ, उनका तर्क था कि यह निबंध हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं के लिए राम और सीता पूजनीय हैं और वे उन्हें ईश्वर और पति पत्नी के रूप में देखते हैं। उनका कहना था कि इन वैकल्पिक कथाओं को पढ़ाना वो भ्रम पैदा करता है और आस्था पर हमला है। ये एक बहुत ही जटिल स्थिति थी। बहुत ज्यादा। एक तरफ अकादमिक स्वतंत्रता का सवाल था, जो कहती है कि छात्रों को हर तरह के दृष्टिकोण और शोध से परिचित कराया जाना चाहिए, और दूसरी तरफ धार्मिक आस्था का सवाल था। विश्वविद्यालय ने मामले को सुलझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई, जिसने 3-1 के बहुमत से निबंध को पाठ्यक्रम में बनाए रखने की सिफारिश की। उनका मानना था कि यह अकादमिक रूप से महत्वपूर्ण है। जी, लेकिन 2011 में विश्वविद्यालय की जो शीर्ष अकादमिक परिषद थी, उसने इस समिति की सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया और भारी बहुमत से इस निबंध को पाठ्यक्रम से हटाने का फैसला कर लिया। इस फैसले की कई इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों ने कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि ये अकादमिक स्वतंत्रता पर हमला है और विश्वविद्यालय ने राजनीतिक दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं। और फैसले का समर्थन करने वालों का क्या कहना था? उनका कहना था कि अकादमिक स्वतंत्रता का मतलब किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की आजादी नहीं है। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि कैसे एक लोक कथा की तरह हमारी प्राचीन महाकाव्य कथाएं भी कितनी जीवंत और कभी-कभी विवादास्पद हो सकती हैं। बिल्कुल, ये घटना हमें दिखाती है कि ये बहस सिर्फ एक निबंध के बारे में नहीं है, ये एक बड़ा संघर्ष है इतिहास को देखने के 2 अलग-अलग नजरियों के बीच। 2 नजरिए। हाँ, एक नजरिया अकादमिक है, जो ग्रंथों का विश्लेषण करता है, उनकी तुलना करता है और उनके विकास को समझने की कोशिश करता है। और दूसरा नजरिया आस्था का है, जो एक ग्रंथ को पवित्र और अपरिवर्तनीय सत्य के रूप में देखता है। रामानुजन का काम इन दोनों दुनियाओं के चौराहे पर खड़ा था। तो आज की हमारी इस चर्चा में हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने A.K. रामानुजन की प्रतिभा को जाना, मूर्खों के राज्य की एक मनोरंजक लोक कथा के जरिए बुद्धि और मूर्खता के सबक सीखे, और यह भी देखा कि कैसे कहानियां और उनका अध्ययन आधुनिक समाज में भी इतनी बड़ी बहस छेड़ सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। रामानुजन का काम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी कहानी का असली मालिक कौन होता है। वह जो उसे पहली बार सुनाता है, वह विद्वान जो उसका विश्लेषण करता है, या वह समाज जो उसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाता और बदलता रहता है, या फिर वो भक्त जिसके लिए वो कहानी उसकी आस्था का आधार है। बिल्कुल। और जब एक ही कहानी के इतने सारे रूप मौजूद हो तो किसे सही या प्रामाणिक माना जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो इस लोक कथा और रामायण विवाद दोनों को एक साथ जोड़ता है। बिल्कुल। शायद उसका कोई एक जवाब नहीं है। कहानियां नदियों की तरह होती हैं, जो बहती रहती हैं और हर मोड़ पर थोड़ा बदल जाती हैं, और शायद यही उनकी खूबसूरती है।